टेस्ट बेसिकली दो टाइप के होने चाहिए। एक होने चाहिए जिसमें आपको बता दिया जाए कि टेस्ट होगा और आप उसकी प्रिपरेशन करके आए मन लगा के। यस, आप उसकी प्रिपरेशन करके आए, बट वहाँ पे मैक्सिमम चीज़, क्योंकि अभी सिलेबस का छोटा सा ही पार्ट भी नहीं हुआ है और आप उतना पढ़ कर आएंगे, क्वेश्चन भी उतने से आएंगे, तो एक तरह से आपको पता होगा क्या लिखना है, तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो फिर जब आपने कम टॉपिक पढ़ा है तो वहाँ पे सरप्राइज टेस्ट लेना ज़्यादा बेहतर है। बेसिकली टेस्ट तो मुझे पता भी नहीं था, कि मुझे नहीं पता था कि मैं रखूँगा, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और दूसरे दिन सुबह सुबह मेरा केस लगा था बहुत इम्पोर्टेंट। तो मैं बोला अगर तबीयत फिर ख़राब ज़्यादा हो गई तो फिर केस भी बिगड़ जाएगा और क्लास भी, बेटर टेस्ट रख देता हूँ, आराम कर लेता हूँ। तो फिर मैंने तय किया रात को ही कि टेस्ट, फिर मैंने क्वेश्चन भेजे बनाकर कि लो भाई क्वेश्चन दे देना, ये लोग सॉल्व करें, देखते हैं कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, स्पेशल मेजॉरिटी सेकंड। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की एक तो ये देखा था कि भाई हम उसे सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं, हाँ या ना। बट हमने फिर देखा कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के कई ऐसे प्रोविजंस को, प्रावधानों को स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू बदलते हैं, जिसमें हमें सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तो चाहिए ही होता है, द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। बट हमें दूसरी चीज़ ये भी चाहिए होती है, दूसरी क्राइटेरिया ये भी पूरी करनी होती है, दैट इज 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, हाँ या ना। 2/3 बहुमत किसका, जो उपस्थित हैं और क्या कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, उनका बहुमत चाहिए होता है। तो ये अंबेडकर साहब जब ये इस भाग पर चर्चा कर रहे थे सदन पर, इसकी ड्राफ्ट को प्रस्तुत करते हुए, तो उन्होंने कहा था कि हमारे द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, हमारे द्वारा बनाया गया संविधान, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया संविधान, यदि कभी भी किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि हमने जो कार्य किए उसमें कुछ कमी रह गई या कुछ बदलाव की आवश्यकता है, तो 2/3 बहुमत लेकर आ जाइए और उस प्रावधान को बदल लीजिए। यस, और आज अंबेडकर जी की इसी बात को लेकर के कोट करके एंड द न्यायपालिका की बेसिक स्ट्रक्चर वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के आपस में लड़ाइयां चलती कि संविधान में आर्टिकल 368 इस कॉन्सेप्ट में रखा गया कि जब जब पार्लियामेंट को ये लगेगा कि हमें कुछ चीजें बदलनी आवश्यक है तो वो बदलेगी, बट न्यायपालिका ने उस पर रोक लगा दिया, जुडिशरी ने, बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक कॉन्सेप्ट देकर। मतलब आप संविधान में कुछ भी बदल सकते हैं, बट आप संविधान के मूल ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। यस, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केशवानंद भारती केस 1973, 24 अप्रैल 1973। ये डेट्स मुझे बहुत अच्छे से याद रहते हैं सारे, और किसी को बोल दो बर्थ डेट याद रख लो तो होता ही नहीं है। 1973 में। अब बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में क्या चल रहा था और क्या होता है, थोड़ा सा समझ लो कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदल सकते हैं थ्रू दी आर्टिकल 368, बट हम, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा द पार्लियामेंट हैज अ पावर टू अमेंड एनीथिंग, यस, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस को भी बदला जा सकता है, बट पार्लियामेंट कैनॉट अमेंड द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। परंतु संसद भारतीय संविधान के मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं कर सकती।
ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केशवानंद भारती केस में। मैं जब प्रियम्बल पढ़ाऊंगा या फिर मैं जब आर्टिकल 13 पढ़ाऊंगा तो इस पूरे पॉइंट पर अच्छे से आऊंगा, डीपली इसको देखेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर जो आप शब्द सुन रहे हैं मेरे से, ये है क्या बेसिकली? मान लीजिए ये बिल्डिंग है, ये एक रूम है। इस रूम में मुझे अगर लाइट वगैरह पे चेंजेस करने हैं तो मैं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अगर इस रूम के अंदर मुझे अगर पेंटिंग चेंज करनी है कि नहीं मैं कलर चेंज कर दूं इस क्लास की, तो क्या मैं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, हाँ या ना? मुझे लगता है कि फैन, एसी वगैरह मुझे चेंज करने में कर सकता हूं, कर सकता हूं। दीज आर दी अमेंडमेंट्स। मैं इस क्लास को संशोधित कर रहा हूं, पर संशोधित करते करते मेरा मन कर रहा है ये जो बीम खड़ी हुई है किनारे किनारे, कॉलम और बीम, जिस पर एक बिल्डिंग टिकी हुई है, मैं उसे काट दूं, कॉलम को तोड़ना चालू कर दूं, तो ये पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी, गिर जाएगी। मतलब ये पूरी बिल्डिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें आप जो चाहें बदलाव करिए, पर इसके बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने का प्रयास किया तो पूरी बिल्डिंग टूटकर गिर जाएगी। ये है सुप्रीम कोर्ट का व्यू। मतलब हम संविधान के अगर उस प्रावधानों को बदलने का प्रयास करें जिस पर संविधान टिका हुआ है, तो संविधान संविधान ही नहीं रह जाएगा। और इसीलिए 1973 में केशवानंद भारती केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रावधान जोड़ा। आ रहा समझ में? मुझे लगता है बेसिक फीचर गायब हो गया होता हमारे संविधान से, हमारे मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसका व्यू फिर से चेंज कर दिया होता इफ इंदिरा गांधी की डेथ नहीं हुई होती। आप देखेंगे जब आर्टिकल 13 पढ़ेंगे कि क्या इंदिरा गांधी की और सुप्रीम कोर्ट की जो लड़ाई है, हाँ या ना, वो 1967 से जो शुरू हुई, 1969 में वो प्राइम मिनिस्टर बनी, 1967 से सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन देना चालू किया, और 69 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, उस समय तो वो उतना मतलब सीधी सादी सी थी, उतना ज़्यादा वो नहीं था। बट जब वो दोबारा 71 में इलेक्शन जीत कर आई, तो फिर बवाल मचाना चालू किया। उन्होंने उनके काम आप देखोगे तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे रही है, एक तरफ ये कह रहे हैं यस, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती केस में कह रही है कि नो नो नो, आप बेसिक फीचर को नहीं बदल सकते। इंदिरा गांधी 368 से पूरे 368 को से 368 को ही बदल दे रही है, और लिख दे रही है 368 से पार्लियामेंट कुछ भी बदल सकती है। 368 में लिख दिया, जो आप पढ़ रहे हो इसमें लिख दिया था। एंड भारत की कोई भी जुडिशरी, कोई भी न्यायपालिका उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकती, ये लाइन लिख दिया। न्यायपालिका लगा नहीं 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 ये ठीक नहीं हो रहा है। फिर मिनर्वा विल्स केस आया, उस केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने उसे नल एंड वॉइड किया, अमान्य घोषित किया 1980, और फिर से केशवानंद भारती केस का जजमेंट ऊपर उठ गया। यस, मतलब लड़ाई बहुत लंबी चली। ठीक है, चलिए स्पेशल मेजोरिटी सेकंड पर बात कर लेते हैं। अब स्पेशल मेजोरिटी 1 अगर हमारे पास था, वो इतना पावरफुल था, ताकतवर था कि भाई 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तो अब ये स्पेशल मेजोरिटी सेकंड की क्या जरूरत पड़ जा रही है हमें, हाँ या ना, कि स्पेशल मेजोरिटी 2 क्यों चाहिए हमें? ठीक है, हेडिंग बनाइए स्पेशल मेजोरिटी 2 विशेष बहुमत सेकंड, विशेष बहुमत।
विशेष बहुमत सेकंड, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी 2। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो प्रोविजंस, वो प्रावधान जो कॉन्स्टिट्यूशन की फेडरल स्ट्रक्चर को बनाती हैं, संघात्मक ढांचे को, मतलब ऐसे प्रोविजंस या ऐसे प्रावधान जो कि केंद्र और राज्य दोनों को शक्तियां देती हैं। यस, मतलब अगर उसमें बदलाव हुआ तो केंद्र की भी शक्तियां बदल जाएंगी और राज्य की भी शक्तियां बदलेंगी, दोनों की शक्तियों में बदलाव आएगा। फेडरल मतलब या संघात्मक शब्द जब भी सुने, मैं आऊंगा उस टॉपिक पर, संघात्मक या फेडरल शब्द जब भी सुने तो हमेशा ये याद रखें, संघात्मक मतलब केंद्र और राज्य का साथ साथ चलना। फेडरल मीन्स क्या, द सेंटर एंड स्टेट हमेशा साथ रहेंगे, टुगेदर। समझ में आ रहा है? तो जब हम भारतीय संविधान के संघात्मक ढांचे की बात करते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कि अगर हमें संविधान के संघात्मक ढांचे में बदलाव कर देनी है, फेडरल स्ट्रक्चर में बदलाव कर देनी है, यस, तो उसके लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी सेकंड की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? स्पेशल मेजॉरिटी। क्या है ये स्पेशल मेजॉरिटी? ये संविधान को संशोधन करने की एक प्रक्रिया है, संविधान को बदलने की एक प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, हाँ या ना? अब सर फेडरल फीचर किसे माने? अब सबसे बड़ा एग्जांपल तो मैं ले लेता हूं, द जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। जब 2017 में भारत सरकार ने जीएसटी लेकर आई, 1 जुलाई 2017 को यह लागू हुआ, तो जीएसटी के आने से केंद्र सरकार के करों में भी और राज्य सरकारों के करों में भी बड़ा बदलाव आया, हाँ या ना? पहले किसी वस्तु पर, अगर पहले कोई वस्तु मान लेते हैं तमिलनाडु में बनी और फिर वहां से बिकी, वहां से कोई खरीदेगा, फिर वो यहां ला के देगा, बेचेगा छत्तीसगढ़। तो जब वो वहां बनी तो सबसे पहले वो केंद्र सरकार को देंगे एक्साइज ड्यूटी, मतलब उत्पाद कर। किसी भी चीज को उत्पादन करने का जो कर होता है, दैट इज उत्पाद कर। पहले ऐसा लगता था। फिर जब वो सामान बिकी, हाँ या ना, जब वो सामान बिकी तो सामान हमने छत्तीसगढ़ में लाके बेच दिया, तो जब वो छत्तीसगढ़ में बिका तो उसका जो क्रेडिट है वो वापस तमिलनाडु को मिलेगा, क्योंकि वो सामान बिका। राज्य को मिला सेल्स टैक्स, बिक्री कर, हाँ या ना? ये राज्य सरकार का कर हो गया। पर जीएसटी के आने से ये सारी चीजें बदल गई। अब सबसे पहले जब कोई सामान उत्पादित हुआ तो उस पर जीएसटी ही लगा, यस, CNS बोथ। एंड जब वो सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में गया तो उसमें IGST लगा, और फिर जब वो सामान उस राज्य में बिका दूसरे राज्य में तो फिर उसमें S और C दोनों GST लगा। देखते हैं ना, सामान खरीदते हो ना तुम दुकान में जाके, तो वहां SGST CGST लिखा होता है ना। अब जब सामान वो बिक गया, हाँ या ना, तो उसका पैसा उसी राज्य को मिल गया जिस राज्य में सामान बिका। ये बहुत बड़ा बदलाव है। इसलिए जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहते हैं। मतलब जहां पहले क्या होता था, जहां उत्पादन हुआ पैसा वहां जाता था, अब पैसा उस राज्य को मिलता है जहां वो सामान बिका। यस, ये बड़ा बदलाव आया जीएसटी से। जीएसटी के बदलाव से बहुत सारे प्रावधान, कई ऐसे बड़े बड़े टैक्सेस, जैसे वैट हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको सेल्स टैक्स कह रहा हूं मैं,
ये सभी जीएसटी में समाहित हो गए। मतलब राज्य का एक बहुत बड़ा टैक्स का सिस्टम जीएसटी में शामिल होने जा रहा था। मतलब ऐसा प्रावधान जो कि केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियों को बदलता हो, तो उसमें दोनों की सहमति आवश्यक है। केवल केंद्र या केवल पार्लियामेंट अपने मन से चीजों को बदल नहीं सकता, उसमें किसकी सहमति आवश्यक होगी? स्टेट लेजिस्लेचर्स, मतलब राज्य के विधान मंडलों की भी सहमति आवश्यक होगी साधारण बहुमत से। यस। अब जब जीएसटी आया तो जीएसटी में सरकार ने यह प्रयास किया शुरुआत में, केंद्र सरकार ने, कि हम जीएसटी में, जैसे फ्रांस, द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेस हमारे यहां मैक्सिमम फ्रांस से है, दी सर्विस टैक्स, जीएसटी सब कहां से? फ्रांस से तो उठाया हमने। तो हमने सोचा उन्हीं की तरह हम भी सब कुछ जीएसटी में डाल दें, सब कुछ, लिकर एंड ऑल, सब कुछ। पर जैसे ही जीएसटी बात आई और जीएसटी में टैक्सेस की बदलाव आई, तो राज्य सरकारें अड़ गई, क्योंकि राज्य सरकार को पता था कि अगर जीएसटी कानून को बनाना है तो कौन से मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी? और स्पेशल मेजोरिटी 2 विदाउट स्टेट्स के परमिशन के। जब तक स्टेट्स अपनी परमिशन ना दे दें, 50% स्टेट्स, कम से कम 50% स्टेट्स ना, यूनियन टेरिटरीज नहीं, यूटीज की बात नहीं आती वहां पर। तो जब तक 50% स्टेट्स अपनी सहमति ना दे दें, वो कानून पारित होगा ही नहीं। इसलिए राज्य सरकारें अड़ गई कि लिकर को तो हम नहीं आने देंगे जीएसटी में। और फाइनली केंद्र सरकार को उनकी बात माननी पड़ी और आर्टिकल 366 दो डेफिनेशन की बात करता है हमारे संविधान में, उसमें लिख दिया गया द लिकर फॉर द ह्यूमन कंजप्शन, मादक पदार्थ जो कि पेय पदार्थ जो ह्यूमन मानव के उपभोग के लिए है, वो जीएसटी में समाहित नहीं होगा। यस, जीएसटी से बाहर किया उसे, तब जाकर राज्य सहमत हुई। यस, नॉट ओनली कांग्रेस और अदर पार्टी की, इवन बीजेपी रूल स्टेट भी सहमत नहीं थी जब तक लिकर को बाहर नहीं रखा गया जीएसटी से। क्यों छत्तीसगढ़ सरकार लिकर बैन नहीं कर पा रही? आप समझ पा रहे हो ना? क्योंकि बहुत पैसा है टैक्सेस में। उसमें आपको क्या लगता है 10%, 5% टैक्स? 200, 250% से ज्यादा टैक्सेस होते हैं लिकर पे। समझ रहे हैं आप लोग? सरकार खूब पैसा छापती है लिकर बेचकर, दारू बेचकर। देसी दारू बना 10 रुपए में, पैकेजिंग कॉस्ट आया मान लीजिए 5 रुपए, और मार्केट में बिक रहा है 100 रुपए का, 85 रुपीज टैक्स। समझ रहे हैं आप? जब सरकार इतना पैसा, और हमारे छत्तीसगढ़ के लोग मन लगा के दे भी रहे हैं सरकार को टैक्स। हाँ या ना? कि तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कोरोना आ जाए, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाए, एक ही इलाज लोगों को दिखाई देता है बाहर छत्तीसगढ़ के लोगों को, दैट इज वहीं लाइन लगाओ, भीड़ भीड़ दिखाई देगी। हाँ या ना? कि तुम निकलो शहर में, एकदम कड़क धूप, तो सड़क थोड़ी खाली है, पर उस दुकान के आगे भीड़ कभी कम नहीं होगी। तो छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ के लोग राज्य भक्त हैं, सरकार को बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा हम टैक्स देंगे, क्या करके? यस। चलिए पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूं आगे ये प्रोविजन कैसे काम करता है। तुम्हारे सब्जेक्ट का तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही होगा, दुनिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा मेरे क्लास में बैठने से, कि तुम्हारे आसपास चीजें हो क्यों रही हैं।
देखिए, एग्जाम क्लियर करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अननेसेसरी चीजें नहीं पढ़नी है और नेसेसरी चीजों को अच्छे से पढ़ना है। हाँ या ना? ये कहीं नहीं लिखा है कि दिल्ली में बैठ के पढ़ने वाला ही यूपीएससी क्रैक करता है। इस साल का रिजल्ट वो दिखाता भी है। इस साल के रिजल्ट में मैक्सिमम टॉपर्स ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी बड़े कोचिंग से कोचिंग ही नहीं किया है। सारे कोचिंग वालों ने फोटो उनका छापा है और नीचे लिखा है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, क्योंकि उन्होंने कोचिंग किया ही नहीं बड़े कोचिंगों से। तो ये जो भ्रांति थी कि नहीं मैं तो वो बड़े वाले कोचिंग से पढ़ूंगा जहां पर 3, 4, 5, 10 लाख रुपए दे के पढ़ते हैं तभी मेरा यूपीएससी निकलेगा, या दिल टूटने से यूपीएससी निकलेगा, तो दिल टूटने वाला कॉन्सेप्ट तो मैं नहीं बता सकता, हो सकता है किसी का निकला हो। और बड़े कोचिंग में पढ़ने से निकलने वाला कॉन्सेप्ट तो ये फर्जी साबित हो गया और हो भी रहा है धीरे धीरे। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत बेहतरीन चीजें हैं, ठीक है। देखिए, करंट अफेयर पढ़ने के लिए मैं बहुत अच्छा साइट बता रहा हूं, लिख लो। हाँ है ना? आपको डेली बेसिस पे वहां पे करंट अफेयर अपडेट मिलेगा फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस, अलग अलग लेवल पर। हाँ है ना? वो बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कोई कोचिंग नहीं है। हाँ है ना? वो टेस्ट सीरीज वगैरह भी कंडक्ट कराते हैं, बट वो क्लासेस कंडक्ट नहीं कराते। इनसाइट आईएएस, इनसाइट लिख लीजिए, फॉर द करंट अफेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनसाइट आईएएस, इनसाइट, ठीक है भाई। दूसरी चीज आप और सुनिए मेरे से बात, अब आपको क्वेश्चंस कैसा लगाने हैं। घटना चक्र में जो क्वेश्चन मिलते हैं वो इतने हल्के होते हैं कि उसको लगा के कुछ मिलता नहीं है। अब क्वेश्चन लगाने के 2 रास्ते हैं अगर हमें अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो। एक साइट है upscpdf.com, उसमें जाइएगा, ठीक है। ये लिखना, मतलब ये मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बता रहा हूं कि क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे अच्छे अच्छे। जो क्लास में टेस्ट हो रहे हैं तो होंगे ही, पर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी तो चाहिए ना सॉल्व करने के लिए। तो मैं वो रास्ता बता रहा हूं कि कहां से तुम उसे डाउनलोड कर सकते हो, कहां से निकाल सकते हो, पढ़ सकते हो। और रास्ते बता दूंगा अभी, ये तो पहला है। upscpdf.com में जाओगे तो वहां पर टेस्ट सीरीज एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो टेस्ट सीरीज क्लिक करोगे तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों देगा। प्रीलिम्स क्लिक करोगे तो बहुत सारे कोचिंगों के नाम दिखाई देते हैं, उसको क्लिक करोगे तो उनके पिछले इस साल, पिछले साल, पिछले साल, पिछले साल, पिछले साल जो टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराते हैं ईयरली बेसिस पर, वो टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, 30, 40, 50 पेपर्स। हाँ है ना? शुरुआती पेपर जो होते हैं वो सब्जेक्ट वाइज होते हैं, फिर लास्ट 10 पेपर जो उनके होते हैं वो क्या होते हैं, ओवरऑल पेपर होते हैं टोटल सब्जेक्ट के, समझ रहे हैं। तो वहां से आप उन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चंस भी मिलेंगे प्लस उसके एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे, दोनों चीज मिलेगा। अब ये तो पीडीएफ फॉर्म पे हो गया, कई बार पीडीएफ फॉर्म में पढ़ने में या करने में दिक्कत होती है, तो मैं आपको क्या करूंगा, किसी बुक स्टोर वाले का नंबर दे दूंगा दिल्ली से, जहां से मैं मंगाता था, है ना। क्या मुझे कुछ बात करनी थी, अब कुछ नोट्स भी का दो बच्चों के लिए बोला था मैं कि, पर मैं बात नहीं कर पाया उनसे, अपडेट नोट्स आई या नहीं करके मुझे बात करना है, तो मैं आज करता हूं। आज छुट्टी है मेरी, आज छुट्टी है ना सबकी सरकारी, तो मैं बात कर लेता हूं, तो वहां पे मुझे पता जाएगा अपडेट नोट्स आई या नहीं आई। तो वहां पे मैं आपको नंबर दे दूंगा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी एक बच्चे पर बर्डन नहीं आता उस पर, द ग्रुप ऑफ 3 फ्रेंड्स या 4 फ्रेंड्स अगर आप हैं, 4-5 दोस्त हैं, तो मिलकर क्या करिए कि उस बुक स्टोर से टेस्ट सीरीज के बंडल्स मंगवा लीजिए, 2-3 कोचिंगों के। हाँ या ना? 30 रुपए पर टेस्ट का चार्ज होगा आपको, आई थिंक उस समय तो 30 रुपए था, अभी बढ़ गया होगा थोड़ा, तो नहीं जानता मैं। 30 रुपए पर टेस्ट के हिसाब से लगेगा, करीब करीब 30 टेस्ट आपको भेजेंगे भी वो, 900 रुपए। हाँ या ना? तो ऐसे कम से कम 5 टेस्ट 5 जगह के मंगवा लीजिए, यस। तो आपके पास पूरी टेस्ट सीरीज की बंडल हो जाएगी, उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी होगा और पीछे एक्सप्लेनेशन का भी लिखा होता है।
और फिर वहां से मन लगा के क्या सॉल्व करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये तीसरा तरीका है। आ रहा समझ में? और एग्जाम उन्हीं का निकलता है जो ज्यादा से ज्यादा क्या सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस। अभी तो पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ लीजिए और फिर सॉल्व करना चालू करिएगा। एग्जाम क्रैक करने का सिंपल सा मतलब है, देखिए पढ़ने के लिए हम बचपन से पढ़ रहे हैं, केवल पढ़ने से एग्जाम निकलता तो बिना यूपीएससी की प्रिपरेशन किए यूपीएससी में बैठ के तो एग्जाम निकाल लेते। ये सारी चीजें हम स्कूल में पढ़े हैं, पर हम स्कूल में उस तरीके से नहीं पढ़े जिसे एग्जाम में पूछा जाता है। यस, स्कूल में तो केवल रट्टा प्रथा चली ना। स्कूल कॉलेज इस देश में क्या है, रट्टा मारो प्रथा। जितना अच्छा रट के तुम आकर बता दोगे, यस, उतने अच्छे हो गए तुम ऐसा स्टूडेंट। जैसे 3 इडियट मूवी में दिखाया गया है कि वो रेंचो जो था वो आंसर करता है तो टीचर खुश नहीं होते। ऐसा कुछ मेरे साथ भी कॉलेज में कभी हुआ था। और एक बच्चा जो रहता है चतुर्लिंगम, क्या ऐसे कुछ नाम था ना उसका, वो रट्टा मार के दंदना के एक लाइन में बताता है तो टीचर खुश हो जाता है, वाह क्या बात है। तो ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है रट्टा मारो वाला, ये बर्बाद करके रखा है। मैं ये थ्योरेटिकल एग्जाम्स तो बंद ही कर देना चाहिए, मुझे कई बार लगता है। एग्जाम्स ओरली और प्रैक्टिकली होनी चाहिए, और ओरली भी इसलिए ऐसे कि आपसे डायरेक्ट थ्योरेटिकल चीजें ना पूछी जाएं, उसके पीछे की चीजें पूछी जाएं, बेसिक चीजें, कि आप उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं या नहीं। अब अंग्रेज आए थे, उन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के थ्रू हमें एजुकेशन सिस्टम दिया, मतलब एक छन्नी लगाया और एजुकेशन सिस्टम को छान दिया। छन्नी में जो रहा काजू किशमिश, हाँ या ना, वो खुद खा गए, और जो नीचे दूध बचा वो हमें दे दिया। यस, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों ने कुछ इसी तरीके से बनाया था। वो हमें अधिकारी नहीं बाबू बनाना चाहते थे, और आजकल बाबू बनने में तेज हैं हम लोग। यस, मैं बता भी चुका हूं 3 प्रकार के बाबू होते हैं। एक सरकारी बाबू जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो, एक तुम्हारे माता पिता के बाबू, और तीसरे उसके। यस, तो अंग्रेज वो ये चाहते थे कि हम क्लर्क बने, अधिकारी नहीं। उन्होंने वो सारे प्रयास किए कि इंडियंस बड़े पदों पर ना पहुंच पाए। यस, इंग्लैंड में एग्जाम रखा, वहां जा क्रैक कर दे रहे हैं लोग। भाई उस समय आईसीएस का जो एग्जाम था, उसका एग्जाम कहां होता था, इंग्लैंड में होता था शुरुआती दौर पे। सत्येंद्र प्रसाद साहब जो थे वो तो इंग्लैंड में जाके एग्जाम दिए ना भाई, वहीं से पहले आईसीएस बने ना। मतलब इंडियंस को ये बता दो सिलेबस, और इवन इतना भी नहीं, इंग्लैंड में उन्होंने एग्जाम रखे और सब्जेक्ट में वो लैंग्वेजेस रखे जो इंडियंस को नहीं आते। यस, यूरोपियंस को आते हैं, ताकि वो एग्जाम को क्रैक कर पाए। पर बोला जाता है ना, इंडियंस को केवल सिलेबस बता दो तुम, और कहां एग्जाम देना ये बता दो। वो कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, हो सकता है तुक्का मार के पास हो जाएं, पर हो जरूर जाएंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो वही कुछ वहां भी हुआ था। देखिए, अब लिख लिया आपने। अब देखिए, स्पेशल मेजॉरिटी जो सेकंड है, ये कैसे काम करता है। सबसे पहले एक बिल लाएंगे, एक विधेयक लाएंगे। जब भी कानून बनाना होता है तो संसद में क्या लाया जाता है, बिल, विधेयक। कोई कुछ पूछ रहा है? ठंडी बढ़ गई है, शुरुआत में गर्मी थी। अगर आपको ठंडी लग रही है, इसका ही मतलब है कि क्लास में चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अगर आपको एसी का टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो ऊपर से जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है फिर। हाँ या ना, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्लास में
समझने का कि मैं जो चीजें बता रहा हूं वो चीजें उनको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए, अब एक विधेयक लाया जाता है सबसे पहले पार्लियामेंट के 2 सदनों में, संसद के दोनों हाउसेस में। यस, पार्लियामेंट में। अब या तो इसे राज्यसभा में लाया जाएगा पहले, या तो कहां लाया जाएगा, लोकसभा में, और दोनों ही सदनों से इसे पास किया जाएगा स्पेशल मेजॉरिटी 1 से। कौन से? स्पेशल मेजॉरिटी 1। जो भी पिछले क्लास में नहीं थे वो पिछली क्लास की वीडियो देख लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा स्पेशल मेजॉरिटी 1 क्या होता है। ठीक है भाई, राज्यसभा और लोकसभा से कौन से मेजॉरिटी से पास कराना है? स्पेशल मेजॉरिटी। समझ लीजिएगा स्पेशल मेजॉरिटी में 2 चीज चाहिए होती है बस। जितने भी सदस्य हैं उस हाउस में टोटल, उसका 50% +1, पहली चीज। और दूसरी, जो उपस्थित और मतदान है उनका 2/3। आ रहा समझ में? ये 2 क्राइटेरिया पूरी करनी होती है, दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी 1। जैसे ही, अब उस समय जब आपने स्पेशल मेजॉरिटी 1 देखा था तो जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा किसी बिल को स्पेशल मेजॉरिटी 1 से पास करते थे, राष्ट्रपति के पास चला जाता था वो। पर अब राष्ट्रपति के पास ना जाकर चला जाएगा किसके पास? स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास, राज्य विधान मंडलों के पास चला जाएगा। किसके पास चला जाएगा? राज्य विधान मंडल के पास। अब कम से कम 50% राज्यों को इस पर अपनी सहमति देनी है। देखिए यहां पर मैंने क्या वर्ड लिखा हुआ है? कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों से साधारण बहुमत से समर्थन प्राप्त करना आवश्यक होता है। यस, एंड ऑल्सो विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय द सिंपल मेजोरिटी। अब ये लिखा हुआ है, ये लिखा है मैंने, ये संविधान ने नहीं लिखा है। संविधान ने बस ये लिखा है कि भाई आधे राज्यों की सहमति चाहिए। अब सहमति शब्द लिख दिया है पर यह नहीं बता रहा है विच मेजॉरिटी, कौन से मेजॉरिटी से सहमति। तो जब जहां पर हमारे संविधान में कुछ भी ना लिखा हो कि किस बहुमत के द्वारा चीजें तय की जाएंगी, तो हम वहां पर मान लेते हैं दैट इज द सिंपल 1। यस, साधारण बहुमत। तो 50% राज्यों की सहमति चाहिए। कौन से मेजॉरिटी से? सिंपल मेजॉरिटी से। साधारण बहुमत से 50% राज्यों की सहमति चाहिए। कम से कम 50। 28 राज्य हैं, कम से कम कितने राज्य चाहिए? 14 राज्यों की सहमति चाहिए। समझ में आ रहा है भाई? 28 का 28 दे दें, उसमें कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा मन कर रहा है दे दो ना। हमें कितने चाहिए? आधे, 50%। क्लियर हो पा रहा है? क्लियर है लाइन? पहले बिल पार्लियामेंट में आया, उसे स्पेशल मेजॉरिटी 1 से पास किया, फिर कहां चला गया वो? स्टेट लेजिस्लेचर के पास। फिर स्टेट लेजिस्लेचर के कितने, कम से कम कितने? कम से कम 50% राज्य उस पर कौन सा मेजॉरिटी से पास करें उसको? साधारण बहुमति, सिंपल मेजॉरिटी से। और जैसे ही स्टेट उसे सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देंगे, अब ये जाएगा किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास, उसके हस्ताक्षर के लिए। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब देखिए, इंदिरा गांधी जब 1971 में आई तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? 24वां संविधान संशोधन 1971।
जिसके थ्रू उन्होंने सबसे पहला यह प्रावधान बदला कि अगर पार्लियामेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करके भेजेगी तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकते, उस पर उनको हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। पहला ऐसा प्रावधान नहीं था। पहला देखिए, राष्ट्रपति की वीटो जब पावर हम पढ़ेंगे, राष्ट्रपति में आएंगे तो वहां पर देखेंगे कि किसी भी बिल को जब संसद पास करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे सकते हैं, उसे विथहोल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं और उस पर मना भी कर सकते हैं एक तरह से, है ना। विथहोल्ड मतलब मना कर देना, और या फिर उसे पेंडिंग पड़े रहने दे सकते हैं, या फिर उसे स्टेट के पास वापस भेज सकते, मतलब पार्लियामेंट के पास वापस भेज सकते हैं कि रिकंसिडरेशन के लिए। ये सब पावर है राष्ट्रपति के, वीटो पावर, आर्टिकल 111। यस। पर इंदिरा गांधी जब 1971 में संविधान संशोधन करना शुरू की तो सबसे पहले उन्होंने ये लिखा कि अगर पार्लियामेंट संविधान संशोधन करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति के पास केवल एक ही रास्ता होगा और वो है उस पर हस्ताक्षर करने का। समझ में आ रहा है? मना ही नहीं कर सकते हो। यस, ये वाली हालत है। मतलब उनको अपनी कंसेंट एसेंट देनी ही पड़ेगी, अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी राष्ट्रपति को, मना नहीं कर सकते। कौन सा संविधान संशोधन लिख कर रख लो, यहां पर नोट डाल लो। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 71। इसके थ्रू लिख दिया कि प्रेसिडेंट को इस पर एसेंट देना ही पड़ेगा, मना नहीं कर सकते राष्ट्रपति कि नहीं अभी मन नहीं कर रहा है, मुहूर्त आने पे साइन करूंगा। राष्ट्रपति के पास ऐसे कोई रास्ते नहीं बचे, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों को पार्लियामेंट ने छीन लिया। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स या पार्लियामेंट अकेले पास करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकते, सामान्य शब्दों में। ठीक है भैया, आ रहा है समझ में? हाँ या ना? अब इंग्लिश वाले यहां से लिख लीजिए, आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 से हम कौन कौन से प्रोविजंस को चेंज कर सकते हैं उसकी लिस्ट है। इसको याद रखना जरूरी है, यहां से एक क्वेश्चन तो पक्का है यूपीएससी में। समझ में आ रहा है? लिख के रखिएगा। हाँ, इन प्रोविजंस को बदलने के लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी 2 की जरूरत पड़ती है। किसकी? स्पेशल मेजॉरिटी 2 की। स्पेशल मेजॉरिटी 2 आर्टिकल 368। ठीक है भाई, हिंदी में लिखिएगा। निम्नलिखित उपबंधों को विशेष बहुमत सेकंड के द्वारा, इंग्लिश वाले यहां से छाप लीजिए, हिंदी वालों को मैं छपा रहा हूं, विशेष बहुमत द्वितीय के तहत संशोधित किया जा सकता है। पहला पॉइंट, राष्ट्रपति की निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया। दूसरा, लिख लिया हिंदी वाले? दूसरा पॉइंट, केंद्र एवं राज्य की कार्यकारी शक्ति, केंद्र एवं राज्य की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार, एग्जीक्यूटिव पावर। थर्ड,
तीसरा, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की किसी भी शक्तियों का अगर आपको बदलाव करना है तो कौन सा प्रोविजन की जरूरत पड़ेगी? स्पेशल मेजोरिटी सेकंड। इसलिए तो पावरफुल कोर्ट्स है ना, किसी से नहीं डरते। हाँ या ना, कोई चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, यूजीपी, इधर उधर, मुख्यमंत्री, अरे प्रधानमंत्री को लाके बैठा दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, इंदिरा गांधी, द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर एवर, इंदिरा गांधी, उनको अपने कोर्ट में लाके बैठा दिया, तो उससे पावरफुल और कौन होगा? यस। चौथा, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट पॉइंट, 7वीं अनुसूची से संबद्ध कोई विषय, जुड़ा हुआ कोई विषय, 7वीं अनुसूची से संबद्ध कोई विषय। नेक्स्ट, लिख पा रहे हैं हिंदी वाले? वस्तु एवं सेवा कर परिषद, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, जीएसटी काउंसिल होती है। जीएसटी में कोई भी बदलाव जीएसटी काउंसिल करती है, हाँ या ना। अब अगर जीएसटी काउंसिल में बदलाव करना है तो आर्टिकल 368 के पार्ट 2 मतलब स्पेशल मेजॉरिटी सेकंड से करेंगे यहाँ पे। एंड लास्ट पॉइंट, संविधान को संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया और इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया, संविधान को संशोधन करने की संसद की शक्ति एवं इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आर्टिकल 368। मतलब अगर आर्टिकल 368 को ही बदलना है तो भी किसका जरूरत पड़ेगा? 368 का ही जरूरत पड़ेगा, है ना। और इंदिरा गांधी ने इसी के थ्रू आर्टिकल 368 में ही क्या कर दिया था? बदलाव कर दिया था। ठीक है भाई, हाँ या ना। ये है भारतीय संविधान का भाग 20 जो कि फीचर्स के थ्रू कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए। अभी हम संविधान के क्या देख रहे हैं? विशेषताएं, फीचर्स। क्या देख रहे हैं? फीचर्स, विशेषताएं, कि हमारे संविधान की क्या क्या फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं। दूसरी, अब हमने पहला विशेषता देखा था जब संविधान हमने बनाया, तो संविधान की पहली विशेषता देखी, संविधान रिटन एंड लेंग्थिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ या ना, पहला। दूसरा हमने क्या देखा? ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, मतलब बहुत सारे स्रोतों से उठाया है, छाप लिया है, हाँ या ना। जैसे तुम लोग असाइनमेंट छापते हो, यस, जो चीजें जिस जगह से अच्छा लगता है वहां से छाप के कॉलेज में जमा कर देते हो, बस वैसे ही। तीसरा हमने देखा क्या? ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब हमारा संविधान रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, मिश्रण है दोनों का। हमें कोई एक चीज पसंद ही नहीं है, हाँ है ना। चावल दाल के साथ चटनी, मिक्सचर खाते हैं हम जिसमें सब कुछ मिक्स होता है, हाँ या ना। मतलब मिक्स करके चीजें खाना हमें पसंद है, यस, इंडियंस को। अब बेचारे चाइना और कोरियन लोग वो उबले हुए भोजन बनाते थे, तो उन्होंने मोमोज एंड ऑल बनाया, तो कि वो वाटर से उससे बनता है ना, भाप से, स्टीम से, वो उस तरह के भोजन ज़्यादा खाते हैं। हमने उसमें चटनी डाल दिया, लाल वाली, तल भी दिया है ना। और कई लोगों को वो, अब जो चीज़ सबसे शुरुआत थी स्टीम वाली, वो लोगों को पसंद ही नहीं आती, लोग तला वाला खा रहे हैं, हाँ या ना। और बिना पूछे बहुत सारे लोग वेजिटेरियंस हैं, एंड वो गए किसी मोमोज वाले के पास, और मोमोज वाला वेज एंड नॉन वेज दोनों बनाता है, और उसके पास वो तला वाला खा रहे हैं,
और वो वेज और नॉन वेज दोनों एक ही तेल में तल रहा है, हाँ या ना? तो जब अगर आप खा रहे हैं तो पूछ लीजिए उससे कि कौन सा वाला है ये, है ना, कौन कौन सा वाला आप बेच रहे हैं। ठीक है, चलिए, संघात्मक किंतु एकात्मक की ओर झुकाव। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हम अब एक टॉपिक चेंज करेंगे और उस टॉपिक पे आते हैं। मैं इसी को पढ़ाऊंगा, बट उसके थ्रू एक मैं आपको पढ़ा जाऊंगा भारतीय संविधान में सेंटर स्टेट रिलेशंस को। ठीक है, ये वो देख रहे हैं संघात्मक किंतु एकात्मक की ओर झुकाव। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट हम ये देखेंगे, दी चलिए दिख रहा है आप लोग को? ठीक, काफी। सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस 3 पॉइंट को समझेंगे। व्हाट इज कन्फेडरेशन, फेडरेशन एंड यूनिटरी। इंडिया इन दोनों का मिक्सचर है, ये दोनों का, हाँ या ना? पर एग्जाम में केवल ये दोनों नहीं पूछेगा, इसको भी पूछेगा आपके, हाँ या ना? कन्फेडरेशन मतलब परिसंघात्मक, फेडरेशन मतलब संघात्मक, और यूनिटरी मतलब एकात्मक। आगे बढ़े, हाँ या ना? इन पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। नोट कर लीजिए, पॉइंट बस लिख लीजिए, एक एक करके हम समझेंगे। कन्फेडरेशन, फेडरेशन एंड यूनिटरी। बढ़ूं आगे? अब देखिए, अब देखिए कन्फेडरेशन क्या होता है। सबसे पहले परिसंघात्मक, जब बहुत सारे राज्य स्टेट्स, राज्य का मतलब क्या हुआ? ऐसे क्षेत्र जिनका खुद का एक क्षेत्र है जहां लोग निवास कर रहे हैं, हाँ या ना? उनके पास खुद की सरकार भी है और उनके पास खुद के अधिकार भी हैं, हाँ या ना? ये राज्य हो गया। जब बहुत सारे राज्य आपस में मिलकर, जब बहुत सारे राज्य, ये रेड जो मार्क कर रहा हूं ये सभी स्टेट्स हैं, राज्य हैं, राज्य को छोड़ दीजिए, सुनिए मेरे पहली बात। क्या हुआ, हमने प्लान किया कि चलिए हम लोग चलते हैं कहीं घूमने। ठीक है, तो प्लान हुआ कि हम जाएंगे गोवा घूमने। कहाँ घूमने जाएंगे? गोवा। तो मैं डेट तय कर लिया हमने कि चलिए मिलके हमने डेट तय कर लिया कि हम गोवा जाएंगे घूमने और इस तारीख को जाएंगे। ठीक है भाई, सब खुशी के, सभी के अंदर खुशी का लहर कि वाह क्या बात है, हम गोवा जा रहे हैं। मैंने फिर बोला कि ठीक है भाई, डेट तय हो गया, जाइए अपना अपना टिकट करवा लीजिए और फिर चलते हैं। फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कि सर अलग अलग टिकट कराएंगे तो सीट अलग अलग मिल जाएगी, फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर माहौल कैसे बनेगा? और माहौल बनना तो आवश्यक है जब हम ग्रुप में जा रहे हैं। तो फिर आप लोगों ने बोला सर एक काम कर लीजिए प्लीज, आप हमसे पैसे ले लीजिए, जो कि मैं लेना चाह रहा हूं और उस पैसे से आप एक काम करिए कि आप हमारी टिकट भी करवा दीजिए और आप हमारी व्यवस्थाओं को देख लीजिए जो एक साथ रहने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, आ रहा समझ में? आप लोग स्टेट्स हैं, हाँ या ना? आप अपने अपने में एक स्टेट्स हैं सभी, पर आपको पता है कि आप जिस कार्य को करने जा रहे हैं अगर उस कार्य को अलग अलग करेंगे तो वो बर्बाद हो जाएगा। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि हम एक साथ आकर किसी एक ऐसे व्यक्ति को चुन लें जो हमारे लिए उन कार्यों को करे। तो आपने मुझे चुन लिया, हाँ या ना? अब
आप सभी स्टेट्स थे और आप सभी ने मुझे चुन लिया ताकि मैं आप सभी के लिए कार्य कर सकूं। तो ये जो बाहर के रेड मार्क्स आपको रेड दिखाई दे रहे हैं, दे आर दी स्टेट्स। और इन स्टेट्स ने आपस में मिलकर एक बना दिया सेंटर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र, ताकि राज्य अपनी कुछ शक्तियां किसको डेलीगेट कर दें, सेंटर को डेलीगेट कर दें। डेलीगेट मतलब समझ रहे हैं, सौंप देना, यस, सौंप दे, अपनी शक्तियां क्या कर दे, सौंप दे। तो राज्यों ने अपनी कुछ शक्तियां केंद्र को सौंप दी, जैसे कि डिफेंस, रक्षा, दूसरा कम्युनिकेशन, संचार, एंड तीसरा फॉरेन अफेयर्स या एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेशी मामले। यस, प्रमुख 3 मामले राज्यों ने किसे सौंप दिए, केंद्र को, कि ये आप देखिए, ये हम नहीं चलाएंगे। आ रहा है समझ में? क्यों? अब देखिए, अगर भारत की रक्षा की जवाबदेही भारत सरकार के पास ना होकर राज्यों के पास हो, तो मान लीजिए मध्य प्रदेश में आतंकवादी घुस रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ बोलेगा मुझे क्या, मेरे में थोड़ी घुस रहे हैं, मैं तो सुरक्षित हूं, मैं क्या करूं? हाँ या ना? मतलब देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी अगर राज्य खुद की रक्षा करना चालू करें। इसलिए रक्षा किसके हाथ में होना चाहिए, केंद्र, ताकि वो सबकी एक साथ करे। हाँ या ना? संचार, कम्युनिकेशन, अब तमिलनाडु बोले नहीं नहीं मैं अपना सैटेलाइट खुद लॉन्च करूंगा, छत्तीसगढ़ बोले नहीं नहीं मैं अपना सैटेलाइट खुद लॉन्च करूंगा, तो हो गया लॉन्च। हाँ या ना? 2-4 रुपए में तो बनता नहीं है। जब साइंस पढ़ोगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, समझ में आएगा कितना मेहनत, कितना पैसा लगता है उस पर्टिकुलर रॉकेट को बनाने में। यस, तो संचार जो है वो भी किसको दे दिया गया, केंद्र को, कि भाई आप संभालिए। विदेशी मामले, एक्सटर्नल अफेयर्स, अब मान लीजिए छत्तीसगढ़ अपने अलग विदेशी संबंध बनाए, मध्य प्रदेश अपने अलग विदेशी संबंध बनाए, पता चला छत्तीसगढ़ के संबंध अमेरिका से अच्छे और एमपी के चाइना से, तो हो गया फिर। हाँ है ना? देश का बंटाधार हो जाएगा। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध या एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेशी संबंध बनाने की शक्ति भी किसके हाथ में होनी चाहिए, केंद्र में, ताकि वो सभी राज्यों के लिए एक होकर बात कर सके। तो राज्यों ने अपनी कुछ शक्तियां, मतलब डिफेंस, संचार और विदेशी मामले, किसको सौंप दिए, केंद्र को दे दिए, कि आप हमारी इन शक्तियों को ले लीजिए और हमें इन विषयों पर क्या करिए, कंट्रोल करिए। बाकी शक्तियां राज्य के पास ही होंगी, बाकी ये शक्तियां किसके हाथ में होंगी, केंद्र। क्यों? राज्य ने केंद्र को बनाया, केंद्र ने राज्य को नहीं। आ रहा समझ में? पर अभी ये परिसंघात्मक पूरा नहीं हुआ, अभी और आगे सुनिए। अब आप लोगों ने मुझे पैसे दे दिए कि सर टिकट करवा दीजिए और बढ़िया हमको घुमा के लाइए, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करिएगा, रुकने उकने का, इसलिए हमने आपको पैसा दिया है। तो मैं बोला ठीक है भैया, बिल्कुल। फिर उसके बाद आप लोगों ने मुझे दिया था पैसे कि मैं सेकंड एसी में लेके जाऊं, पर मैं आपको लेके जा रहा हूं लोकल डब्बे में बैठा के, ठीक है। फिर जब तुम वहां पहुंचे तो तुमने मुझे पैसे इतने दिए थे कि मैं तुम्हें रोकूं कम से कम 3 स्टार होटल में, मैंने तुम्हें रोकवा दिया धर्मशाला में। खाने की व्यवस्था के लिए तुमने मुझे अच्छे खासे पैसे दिए थे, मैं तुम्हें खिला रहा हूं भंडारे पे। तो अब तुम्हारा हो गया दिमाग खराब, तो तुम बोल रहे नहीं हम नहीं रहेंगे आपके साथ, हम जा रहे हैं, हम अपना घूम लेंगे। हाँ है ना? मतलब राज्यों ने ही केंद्र को बनाया और राज्य ही केंद्र से अलग होने का क्या रखते हैं, अधिकार रखते हैं।
आप मुझे छोड़कर कभी भी जा सकते हैं। मतलब ये राज्य आपस में मिलकर केंद्र का निर्माण करते हैं, एक संघ का निर्माण करते हैं, पर ये राज्य जब भी चाहें क्या कर सकते हैं, केंद्र को छोड़कर जा सकते हैं। आ रहा है समझ में? दैट इज द कन्फेडरेशन। एग्जाम्पल यूएसएसआर लिख लीजिए, सोवियत यूनियन, पूर्व सोवियत संघ जो अब रशिया कहलाता है ना भाई, सोवियत संघ इसी का एक रूप था। हाँ या ना, सोवियत संघ, ठीक है। दूसरा यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन अलग हो गया उससे, ब्रेक्जिट सुना होगा आपने, ब्रिटेन पार्ट था यूरोपियन यूनियन का, बाद में ब्रिटेन ने खुद को अलग कर लिया उससे। मतलब राज्यों को केंद्र से अलग होने का, संघ से अलग होने का अधिकार होता है। यूनियन से अलग हो सकते हैं, वो संघ से अलग हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कन्फेडरेशन। जब अमेरिका भी बना था तो किस रूप में बना था, कन्फेडरेशन के रूप में ही बना था। यस, अब यहां पर देखिए कि जब ये क्लियर है इतना, जब राज्य आपस में मिलें और किसका निर्माण करें, एक केंद्र का, काहे, क्यों, ताकि वो अपनी शक्तियां डेलीगेट कर सके, किसको, सेंटर को, ताकि सेंटर किसके लिए कार्य कर सके, राज्य के लिए। और वो एक क्या बन गया, एक संघ बन गया, एक यूनियन बन गई। पर कैसा यूनियन, जिसमें स्टेट हैज अ पावर, तो जब भी वो चाहे ससीड करना, जब भी वो छोड़ना चाहे, सेंटर को छोड़कर भाग सकते हैं। आ रहा समझ में? ऐसा कुछ एक ऐसा संघ बना जहां पर राज्य केंद्र को छोड़कर कभी भी जा सकते हैं। ठीक, बस मैं यहां से एक, ये कन्फेडरेशन हो गया। आ रहा समझ में? अगर मैं यहां से एक शक्ति हटा दूं राज्यों की, कि राज्य केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं रखते, सारे प्रोविजन सेम टू सेम, केवल एक प्रोविजन हटा दूं कि राज्य केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं रखते, तो यह बन गया फेडरेशन, संघात्मक। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है? आया कि नहीं आया मैडम? आपसे पूछो, आया? किसको नहीं आया ये बताना है। देखिए, मेरे बगल वाले को आ गया इसका मतलब आपको आ गया, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारा दिमाग और उसका दिमाग अलग है, तुम्हारे पढ़ने की कैपेसिटी उसकी पढ़ने की कैपेसिटी अलग है, हर व्यक्ति की। कोई कमजोर और होशियार नहीं होता है, समझने का स्तर होता है। समझ रहे हैं आप? देखिए, राज्य ने अब मिलकर केंद्र का निर्माण किया, राज्यों ने अपनी कुछ शक्तियां केंद्र को दे दी, और राज्यों को जब केंद्र से अलग होने का अधिकार था तब वो कन्फेडरेशन था। पर जब राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार छीन लिया गया तो वो क्या बन गया, फेडरेशन बन गया। यस, अमेरिका जब बना था तो वो कन्फेडरेशन था। जब अमेरिका में नॉर्थ और साउथ अमेरिका की आपस में लड़ाई छिड़ी, हाँ या ना, और जब 1866 में उनकी लड़ाई खत्म हुई 1866 में, तब वहां के सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से अमेरिका को कन्फेडरेशन से किस में बदल दिया गया, फेडरेशन में बदल दिया गया। मतलब अमेरिका भी राज्यों का संघ था, मतलब अमेरिका भी राज्यों से मिलकर बना था। पर वहां पर बाद में वहां से राज्यों की ये शक्तियां छीन ली गई कि राज्य क्या कर सकती हूं, देश को छोड़कर जा सकती हूं, ये शक्तियां छीन ली गई उनसे, और फिर अमेरिका बन गया द फेडरेशन। आ रहा समझ में? कन्फेडरेशन फेडरेशन में अंतर समझ में आ गया? ठीक है, कन्फेडरेशन का सिंपल कॉन्सेप्ट, राज्यों के पास ज्यादा पावर, और फेडरेशन में बोथ आर इक्वल ऑलमोस्ट। हाँ या ना? कन्फेडरेशन में कौन ज्यादा शक्तिशाली है, राज्य, क्योंकि राज्यों के पास अलग होने का अधिकार है। और फेडरेशन में कौन अधिक शक्तिशाली है, कोई नहीं, बोथ आर इक्वल। केंद्र और राज्य दोनों ऑलमोस्ट समान हैं, क्योंकि दोनों को अलग होने का अधिकार नहीं होता, दोनों को अपनी अपनी शक्तियां मिली हुई हैं। यस एंड नो? आगे बढ़ूं, अब यूनिटरी, एकात्मक, यूनिटरी एकात्मक,
अब ये एकात्मक क्या होता है, यूनिटरी क्या होता है? यूनिटरी में स्टेट का होना या ना होना केंद्र के विचार पर तय करता है। केंद्र चाहेगी तो राज्य होगा और नहीं चाहेगी तो राज्य नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड यूनिटरी। बेसिकली सुनिए, यहां पर राज्य केंद्र को नहीं बनाएंगी, यहां पर शक्तियां पहले किसके हाथ में होंगी? केंद्र के हाथ में होंगी। आ रहा है समझ में? अब केंद्र का अगर मन करे, किसका मन करे? अगर केंद्र का मन करे, अगर सेंटर का मन करे कि यार स्टेट्स बना देता हूं, राज्य बना देता हूं, तो केंद्र ही राज्य बनाएगा। राज्य केंद्र को नहीं, केंद्र राज्य को बना रही हैं। भारत में कुछ ऐसा ही हुआ है। भारत में राज्यों ने केंद्र को नहीं बनाया, भारत ने केंद्र ने राज्य को बनाया। यस, ये केंद्र राज्य को बनाएंगे और राज्यों के पास, देखिए पहली चीज, पूरी शक्ति किसके हाथ में? और अगर सेंटर स्टेट्स बनाती भी हैं तो स्टेट्स के पास उतनी ही पावर होंगी जितना केंद्र राज्यों को ट्रांसफर कर दे। समझ में आ रहा है? मतलब अल्टीमेट पावर किसके हाथ में है? सेंटर के हाथ में होती है, केंद्र के हाथ में होती है। राज्य तो किसके हिसाब से चलते हैं? आज मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह उठे और उनका मन किया, मजा नहीं आ रहा है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को 2 राज्य बना दूं क्या? 2 मिनट का काम है उनके लिए। समझ में आ रहा है? राज्य को बनाना और राज्य को तोड़ देना। समझ में आ रहा है? यह हालत है। मतलब राज्य किसके, अब राज्य होंगे या नहीं होंगे ये किसके विचार पर तय करता है? केंद्र की। केंद्र अत्यधिक शक्तिशाली। ब्रिटेन इज बेस्ट एग्जांपल। ब्रिटेन एग्जांपल लिख लो यूनिटरी का। पूरी शक्तियां किसके हाथ में? केंद्र के हाथ में। समझ में आ रहा है? चलिए इसके आगे हम लोग करेंगे कल। अब इस टॉपिक को अब हम जब आगे पढ़ेंगे, देखिए अब आपने पढ़ा संघात्मक, कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनिटरी, 3 चीज पढ़ी। पर भारत क्या है? भारत संघात्मक है, परंतु हमारा झुकाव किस तरफ है? एकात्मक की ओर। मतलब हम दोनों हैं, हम फेडरल भी है एंड यूनिटरी भी हैं। यस, कोई एक चीज हमें अच्छी नहीं लगी, मजा नहीं आ रहा था, तो हमने फेडरल भी बना दिया एंड यूनिटरी। मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां बराबर बराबर बांटने की प्रयास किए, पर अत्यधिक शक्ति किसको दे दिए? केंद्र को दे दिए। अब हम कल की क्लास में जब आएंगे तो ये देखेंगे कि हमारे संविधान में ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो फेडरल दिखाते हैं हमको, और हमारे संविधान की ऐसी कौन कौन सी चीज है जो हमें क्या दिखाती हैं? यूनिटरी, एकात्मक। और इसी के थ्रू मैं आपके भारतीय संविधान के भाग 11 और भाग 12 को खत्म कर दूंगा। समझ में आ रहा है? 3 मैं बताया था ना, केवल फीचर पढ़ाते पढ़ते 3-4 पार्ट संविधान के खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। यस, मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, तुम देखोगे। यस, मतलब जब संविधान का पार्ट 1 चालू करने वाले रहोगे तब तक तुम्हारे संविधान का 3-4 पार्ट तो नहीं पड़ जाएगा। यस, ये वाली हालत है। पर उन प्रोविजंस को मैं पहले पढ़ा देता हूं क्योंकि ये सारे प्रोविजंस आने वाले समय में मुझे पढ़ाने में हेल्प करते हैं टॉपिक्स को। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल और इसके बाद करेंगे आगे। कोई डाउट्स? किसी को डाउट नहीं होता है आप लोग को?